Hello, good morning to all of you. Once again, I am back with Target International Study Center. Today, we will discuss about whatever left portion of physics that we have to go with for the session 22-23. So, I am once again going to help you to understand the topics and also about the questions which you have to answer during your examinations. So you must have to watch this video up to the end so that you can score 100% marks in physics. And after this I will present one of the important sections of science questions regarding our sample papers and practice papers which CBSE has actually presented for you people to answer, and we will find out whatever notes, whatever parts which we have to go with, and which type of questions you have to answer. So let us begin with the powerful note as earlier, starting with the same verse of Gita, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगो सत्व कर्मणि, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए आप लोग मेहनत करेंगे एंड यू विल गेट बेस्ट ऑफ द रिजल्ट व्हाट यू कैन गो फॉर। इसलिए ध्यान रखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है और अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है, बिकॉज बहुत थोड़ा समय बच रहा है आपके पास। सो यू हैव टू गो फास्ट फॉर रिवीजन एंड दिस फिजिक्स क्लास 10th वन शॉट विल हेल्प यू to get the concept of physics very easily. So let us begin with discussion with the topics, or you can say the chapters which we have to go with. देखिए यहाँ पर आपका टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है आपने, जिसमें से लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फुल चैप्टर है, द कलरफुल वर्ल्ड विच आई is also full chapter, electricity it is also full, magnetic effect of electric current. In this chapter some part of the end one are deleted by CBSE for your examination. Now discussion about the questions. यहाँ पर याद रखिएगा बेटा, पहला चीज है कि केस बेस्ड क्वेश्चन एक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से आ सकता है अकॉर्डिंग टू योर सैंपल पेपर, और यू कैन से योर प्रैक्टिस पेपर्स ऑल्सो गोइंग टू चेंज समथिंग, सो देयर मस्ट बी सम चेंजेस ऑल्सो। तो टोटल नंबर इसके पास 10 से लेके 8 तक हो सकते हैं, मैक्सिमम 10, मिनिमम 8 मार्क्स फ्रॉम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कलरफुल वर्ल्ड इज ऑफ लो मार्जिन, इसमें से अभी तक 2 नंबर दिख रहा है, जो कि 2 हो सकता है या 5 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केशन। और इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 हैं। एक 5 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पूछा जाएगा। यू may have to draw the circuit diagram or something like that to find out the resistance or combination of powers and so on. So there must be one numerical in this section also. इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस का चांसेस है, एक तो आपको एमसीक्यू और एक असर्शन रीजन में हो सकता है, दूसरा 3 नंबर का क्वेश्चन ये डाला जा सकता है, या फिर एक आध क्वेश्चन को हटा करके इसमें जो है तो केस बेस्ड क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो ये सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस। दिस इज द पावरफुल फॉर्मेट दैट यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ। तो सबसे पहला जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर है, उसमें से हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। पहले आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से याद रखना है, सम फेनोमेना ऑफ लाइट भी आपको याद रखनी है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी अच्छे से समझ लेना है, साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड देयर आर सर्टेन रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम। इसमें आपको रे डायग्राम बनाने के लिए भी पूछ सकता है, रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है, उसके लिए कौन कौन से रेज का यूज होता है, यू मस्ट हैव टू मेंशन इन वर्ड्स आल्सो। तो क्वेश्चंस आपको ऐसे ही आ सकते हैं इसमें से। सो लेट अस बिगिन विथ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज मैंने क्या शो किया हुआ है, यहाँ पर 3 रेज हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब क्या होता है इसका कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर
और एक ही प्लेन पर होते हैं। सेकेंड जो कंडीशन आपका लॉ का है वो है द लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच होता है, और दूसरा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको यहाँ पर एक चीज और समझ लेनी है कि नॉर्मल हम कहते किसको हैं। दैट मीन्स व्हेन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द सेम लाइन, दैट मीन्स the incident ray retraces its path and that particular ray is called as normal, जो कि प्लेन मिरर में इनफाइनाइट होते हैं, अलग अलग मिरर्स में अलग अलग पोजीशंस पर होते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, दैट इज कॉल्ड फिनोमेना ऑफ लाइट। अब देखिए फिनोमेना ऑफ लाइट में एक टॉपिक है आपका डिफ्रैक्शन, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो डिफ्रैक्शन को आप समझ लीजिए कि इट इज डिफाइंड एज इंटरफेरेंस और बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर of an obstacle is called diffraction, and this property diffraction is due to wave nature of light। आपने पढ़ा होगा कि light has both wave and particle nature, तो wave nature से आपका diffraction होता है और particle nature से heating और you can say reflection। ये सारा काम जो है सो आपका particle nature के चलते होता है, क्योंकि particle nature is going to heat the body whenever you are putting yourself in sun। आप धूप में चले जाते हैं तो आपको गर्मी लगती है, बिकॉज द पार्टिकल नेचर ऑफ द सोलर लाइट इज गोइंग टू फॉल ऑन योर बॉडी एंड इट विल रिमेन देयर एंड दैट इंक्रीजेज योर बॉडी टेम्परेचर। तो याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है विद डिफरेंट फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, जो कि वेव नेचर के चलते हैं। अब डिफ्रैक्शन से होता क्या है, देखिए डिफ्रैक्शन में एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कहीं दूर पर कोई लाइट जलाया जाता है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट विच मटेरियल इज ग्लोइंग। आप बल्ब की रोशनी में है, लालटेन की रोशनी में है, कैंडल की रोशनी में है, आपके पास पर लाइट है, आपके पास किस तरह का मटेरियल उस लाइट को एमिट कर रहा है, यानी कि लाइट उसमें से निकल रहा है, एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज विजिबल ओनली बाय डिफ्रैक्शन। मतलब वो गोल है, चपटा है, कैसा है, ये आप डिफ्रैक्शन के थ्रू पता लगाते हैं। आते हैं दूसरे फिनोमेना में, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, दैट इज बाउंसिंग बैंक ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन और इरेगुलर सरफेस इन द सेम मीडियम। याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द सेम मीडियम। जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में जब बाउंस बैक होता है तब उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आते हैं लैटरल इन्वर्जन। जैसे आप अपना दायां कान पकड़ते हैं तो मिरर में आपका जो इमेज बना हुआ है वो अपनी बाएं कान को पकड़ता है। दैट शो दैट इमेज इज इन्वर्टेड साइडवेज, मतलब वो साइडवे इन्वर्ट हो गया, साइडवेज। द फिनोमेना इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। उसी तरह से रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना है जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के बीच होता है, व्हेन देयर इज डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और जाहिर बात है, जिस डेंस मीडियम या जिस रेयरर मीडियम या जिस मीडियम से लाइट पास हो रहा हो, जाहिर बात है वो ट्रांसपेरेंट होगा। अगर ट्रांसपेरेंट है तो उनकी डेंसिटी अलग अलग होगी, एंड ऑन दैट बेसिस द लाइट और द स्पीड ऑफ लाइट इज गोइंग टू चेंज, और समटाइम्स इट ऑल्सो चेंजेस द डायरेक्शन, एंड दिस पर्टिकुलर phenomena of change in the path of light from one medium to another medium is called refraction। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कह रहा है। तो देखिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज जस्ट लाइक सेम। सबसे पहला जो फिनोमेना हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, वी हैव टू गो विद दैट। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई एट द सेम पॉइंट बट ऑन टू डिफरेंट प्लेन्स। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों का दोनों एक मीडियम में है और रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में। सो वी मस्ट हैव टू फोकस हियर। एंड द सेकंड वन इज योर स्नेल्स लॉ, व्हिच इज just the ratio of sine of angle of incidence by sine of angle of refraction। दूसरा इसका रेशियो आप कह सकते हो with the help of c by v। c होता है speed of light and v is the speed of light in the medium। तो mu is going to give the refractive index of the medium, and in that medium the speed of light will be denoted by v, and c is the speed of light denoted in the vacuum। Similarly, V1 and V2, when they are in ratio, you can easily find out
that you are going to get the refractive index of that medium in which the speed of light is v2। मतलब जिसमें स्पीड v2 होगा उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दे रहा है। कंपैरिजन विथ v1, मतलब एक दूसरे मीडियम में जिसमें की लाइट का स्पीड v1 है। बस ये ध्यान रखिएगा, यू कैन इजीली गेट इट। यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया गया है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिए बेटा, वन मीडियम से दूसरे मीडियम से फिर वापस उसी मीडियम में जाता है। मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 होते हुए जब फिर मीडियम 1 में चला जाता है तो एक्चुअली क्या होता है कि द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कम आउट एज इमर्जेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज लैटरली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा वो घसक जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर फेनोमेना विल डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम फर्स्ट is going to be described in law of refraction, which is also known as Snell's law। अब देखिए यहाँ मैंने स्टेटमेंट भी डाला हुआ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन। काम खत्म। दूसरी तरफ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर, पॉइंट नोटेड, फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब ये फिक्स्ड है उस कलर के लिए भी और उन पेयर ऑफ मीडियाज के लिए भी। इट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ एंड यू ऑल नो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू सी बाई भी इज इक्वल टू v1 बाई v2 दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो याद रखिएगा, इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 मिलेगा। व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड v1 बाई v2 वी विल गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज v2। तो ये ध्यान रख करके आपको अलग अलग तरह का क्वेश्चन इसमें बन सकता है, जो आपके 2 या 3 मीडियम दिया जा सकता है कंपेयर करने के लिए, एंड आफ्टर कंपैरिजन यू कैन इजीली गेट इट। जैसे मान लीजिए v1 और v2 का एक रेशियो आपके पास है, एक v2 और v3 और v1 का एक रेशियो आपके पास है। तो इन दैट कंडीशन आपको ऐसे उसको बैठा देना है कि v1 कैंसिल हो जाए और v2 और v3 का रेशियो आपके सामने आ जाए, और वही आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, इधर v2 रिक्वायर्ड और v3 रिक्वायर्ड। जिसका भी आपको ज़रूरत पड़ेगा आप आराम से निकाल सकते हो। और उसमें क्या होता है, चाहे तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीजन होता है, क्योंकि इसमें एडिशन का कोई प्रोविजन नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू कैन इजीली गेट इट। जैसे मान लीजिए हम लोगों को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम v2 विथ रेस्पेक्ट टू v3, और हमारे पास दिया हुआ है v1 बाई v2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1 बाई v3। तो क्या करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1 बाई v2 इंटू हम लोगों को करना होगा v3 बाई v1, ताकि v3 और v2 आमने सामने आ जाए इन द रेशियो एंड v1 एंड v1 विल बी कैंसल्ड आउट। तब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v2 का मिल जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू v3। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, साइन कन्वेंशन, जो कि आपका किसी भी मिरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको हर चीज़ पर फोकस रखना है, क्योंकि बेसिकली जो न्यूमेरिकल आता है आपका लाइट से वो कनेक्टेड विथ मिरर एंड लेंस, कोई भी हो सकता है, इसके लिए कोई सोचने की बात नहीं है, बस आपको साइन कन्वेंशन पर ध्यान रखना है। एक चीज़ आप इसमें 100% आप क्लियर देखिएगा कि किसी भी तरह के मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और लेंस। तो हर जगह पर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वैल्यू ऑफ यू विल बी नेगेटिव एंड यू हैव टू पुट फ्रॉम योर ओन साइड। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, तो आपको लिखना है -15 u इज इक्वल टू, और उसी -15 को आपको यूज करना है व्हेन यू आर यूजिंग आइदर मींस मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। दूसरी तरफ फोकल लेंथ का जहां तक सवाल है, तो कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, दोनों कॉनकेव का नेगेटिव होता है, उधर कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों का पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना है। फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर एंड लेंस आर नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर एंड लेंस आर पॉजिटिव। अब सवाल उठता है इमेज का। देखिए, इमेज पर हम लोग को बहुत बड़ा डिस्कशन करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉनकेव मिरर क्या करता है, किस तरह का इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस कैसा इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा। तो यहाँ पर आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों लगभग सिमिलर इमेज बनाते हैं।
कैसे? क्योंकि जब कॉनकेव मिरर आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, और दूसरी तरफ अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है यानी मिरर के अंदर बनाता है जो कि पॉजिटिव होगा। तो याद रखिएगा, आपको रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड डायरेक्ट दिया रहेगा जिसके हिसाब से आपको पॉजिटिव नेगेटिव उसको देना होगा। दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। दूसरी तरफ अगर क्वेश्चन आसान हो गया तो वो कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव लेंस हो सकता है जिसमें कि इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए हमेशा से ये पॉजिटिव रहा है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस की ओर। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या सिचुएशन है, पहले उस पर ध्यान दे दीजिए। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जब भी बनता है वो पॉजिटिव होता है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट के केस में नेगेटिव हो जाता है। तो याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस टेक ऑपोजिट साइन फॉर द सेम इमेज। यहाँ पर कॉनकेव मिरर नेगेटिव होता है रियल एंड इन्वर्टेड के लिए और कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है। दूसरी तरफ कॉनकेव मिरर पॉजिटिव होता है वर्चुअल डायरेक्ट के लिए और कॉन्वेक्स लेंस नेगेटिव होता है। तो ये आपके दिमाग में रहेगा, तो यू कैन इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल व्हाट एवर यू आर गोइंग टू फेस ऑन। अब देखिए यहाँ पर हमने मिरर फार्मूला भी डाला हुआ है। मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद रखिएगा ये प्लस माइनस का झमेला हमेशा रहता है जिसमें बच्चा लोग मिस्टेक करता है। मिरर फार्मूला की जगह पर लेंस फार्मूला लगा देते हैं, नतीजा होता है कि यू आर गोइंग टू गेट रॉन्ग आंसर। तो यहाँ याद रखिएगा बेटा, मिरर फार्मूला हमेशा प्लस के साथ होता है। दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u और साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज द रेशियो विच गिव्स द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जो आपको डिस्कस कर रहे थे कैसे मेमोराइज करें। तो याद रखिएगा बेटा, लेंस आपका एस पर एंड करता है और एस यानी सब्सट्रैक्शन, यानी कि लेंस फॉर्मूला में वी हैव टू जस्ट चेंज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और ये अगर हमारा लेंस फॉर्मूला में माइनस है तो मैग्निफिकेशन में से माइनस हट जाएगा, मतलब m इज इक्वल टू v/u जस्ट एंड h डैश बाई h is actually the definition of magnification, size of image by size of object। तो ये याद रखना है आपको, हाउ टू यूज द मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मिरर में। देखिए स्फेरिकल मिरर सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए वो रेडियस उस स्फेयर का होता है जिसका कि मिरर पार्ट होता है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर का इनर लाइन जो है सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है, जिसका नतीजा होता है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों लेफ्ट साइड में चला जाता है। और दूसरी तरफ जब कॉन्वेक्स मिरर आता है तो आप देखिए कि उसके ठीक अपोजिट साइड यानी राइट साइड में फोकस और कॉन चला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो कि राइट साइड में चला जा रहा है तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर पोर्शन में चला जा रहा है, तो इसलिए ये जो है सो हमेशा आपका पॉजिटिव हो जाता है। और ये रीजन है कि स्फेरिकल मिरर्स नेगेटिव और पॉजिटिव फोकल लेंथ लेते हैं। ओके, लेट अस गो। हाँ, नाउ हियर इज वन डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंसिपल फोकस याद रखिएगा बेटा, इट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द इमेजिनरी लाइन दैट पासेज थ्रू द परपेंडिकुलर पोजीशन of aperture that is made by mirror. So principal focus is a point where all the parallel rays after reflection meet at a point. So this is possible only in concave mirror or convex mirror, because in that particular condition either their rays are going to actually meet after reflection or sometimes it appears to meet at a point. So whenever the condition is that from whatever point either it is going to actually meet or appears to meet, मतलब या तो रे रिफ्लेक्शन के बाद खुद मिल जाते हैं या लगता है कि वहां मिल रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। बस ये आपको ध्यान रखना है कि फोकस है क्या, जहां पैरेलल बीम रिफ्लेक्ट होके मिले या वहां से लगे कि निकल रहा है,
So this particular condition is going to define principal focus, which is denoted by F. अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है बेटा, एपर्चर। अभी मैंने आपको बताया था एपर्चर इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। याद रखिएगा, जितना भी स्फेरिकल मिरर आपको मिलेगा दे आर सर्कुलर, एंड इफ दे आर सर्कुलर they must have diameter, because you know that circle has a diameter, and this particular diameter of a spherical mirror just shown in your figure is called aperture. याद रखिएगा, इसी एपर्चर के परपेंडिकुलर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जिस पॉइंट पर वो मिरर के साथ मिलता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर ऑल्सो एज वेल एज एपर्चर ऑल्सो. सो दिस विल हेल्प यू टू गेट द आइडिया वेयर इट इज गोइंग टू फॉर्म. अब आते हैं बेटा कंडीशन ऑफ इमेजेस पर, क्योंकि इस पर भी हम लोग को फोकस रखना है, क्योंकि जब तक इमेज आपका क्लियर नहीं होगा यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाला है. देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला चीज इमेज जो है सो दो तरह का बनता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, क्योंकि एक कंडीशन होता है व्हेन द लाइट रेज आर गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड एंड एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट. या तो रेज जो है सो कहीं से टकरा करके वापस आ करके मिलती हैं, या कहीं से लगता है कि निकल रही हैं. तो व्हेन द कंडीशन ऑफ मीटिंग पॉइंट एक्चुअली एट वन पॉइंट, that means if the light rays coming from a point actually meet after reflection, then the image is called as real image. और real image is always inverted, याद रखिएगा. दूसरी तरफ if light rays coming from a point after reflection do not actually meet, they are not going to meet anywhere, but appears to meet at a point when produced backwards. That means they are going to meet inside the mirror or inside the lens. If this condition is there, the image formed will be a virtual image. यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है इसको. उसके अलावा एक आपका प्रूफ भी दिया गया था, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज एफ इक्वल टू आर बाई 2. वैसे तो पीछे एग्जाम्स में आता रहा है, लेकिन अभी फिलहाल 2-4 साल से ये आ नहीं रहा है, इसीलिए इस पर फोकस एक बार देख जरूर लीजिएगा. एफ इक्वल टू आर बाई 2 विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स, यू हैव टू प्रूव इट. एंड दूसरा पॉइंट है बेटा, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. ये ध्यान रखना है, क्योंकि इससे असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आप लोगों से पूछा जा सकता है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर. और रिगार्डिंग इमेजेस ऑल्सो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक्चुअली मीटिंग ऑफ रेज से बनता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज अपीयर्स टू मीट वाले रेज से बनता है. तो ये आपके दिमाग में रहेगा तो यू कैन इजीली क्लियर योर टॉपिक. अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर. देखिए इस पर आपको फोकस अच्छे से रखना है, क्योंकि देखिए इमेज फॉर्मेशन जब भी होता है तो कॉनकेव मिरर दोनों तरह के इमेज बनाता है. सबसे पहले ये जो है सो आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज भी बनाता है. तो यहाँ पर आप देखिएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी से फोकस की ओर. तो जब वो इन्फिनिटी से फोकस की ओर जाता है तो इमेज फोकस से इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है, और बीच में एक पॉइंट है जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग कहते हैं. एट दैट पॉइंट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर. यहां आपको ध्यान रखना है, यानी कि सबसे छोटा इमेज फोकस पर बनेगा और सबसे बड़ा इमेज इन्फिनिटी पर. उसी तरह सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा और सबसे छोटा ऑब्जेक्ट फोकस पर. और फोकस पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज हमेशा इन्फिनिटी पर बनेगा, एंड ऑल द इमेजेस आर रियल एंड इन्वर्टेड. याद रखिएगा डिफरेंट पोजीशंस से आपका क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी पोजीशन पर रखने के लिए आ सकता है टू ड्रॉ द रे डायग्राम, और समटाइम्स इट विल बी आस्क्ड दैट व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ द इमेज. देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो क्या होता है कि जब फोकस से इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है तो इमेज का साइज लगातार बढ़ता चला जाता है. और दूसरी तरफ आपका क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू प्रोसीड फ्रॉम फोकस टू पोल, और जब वो फोकस से पोल की ओर बढ़ता है तो आप देखिएगा इमेज जो है सो मिरर से दूर होता जाता है. ऐसा नहीं कि मिरर के पास आता है, वो मिरर से भी दूर होता चला जाता है, जितना भी दूर जा सके. बात समझ में आई? द इमेज विल मूव अवे फ्रॉम द पोल. ये होगा कब, फोकस और पोल के बीच में जब हम इमेज ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे. तो इससे क्वेश्चन आपका बनता है बेटा. तो जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह का आएगा
let me show you something so that it will clear to you. देखिए, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट, एक इमेज हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। जैसे देख लीजिए ये पोजीशन है हमारा, जिस पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को दिया। तो पहला तो आपका जो फोकस और पोल के बीच में ये ऑब्जेक्ट आ गया, और ये ऑब्जेक्ट आपको इमेज का फॉर्मेशन कहाँ करेगा? एज यूजुअल जो ये जा रहा था पहला वाला तो सही रह जाएगा। दैट मीन्स दिस रे which is actually incident or parallel to the principal axis will go as it has gone there, reflected back. But what happens to the next one? तो next one को आप देखिएगा जब, तो क्या होता है कि whatever the position is there, तो एक तो आपको फोकस से जा रहा था, दूसरा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आप उसको स्टार्ट कीजिएगा तो यू लुक लाइक समथिंग दिस। आपको कुछ इस तरह का इमेज फॉर्मेशन आपको दिखेगा, मतलब ये कहीं आगे जाकर के मिलेगा। ये आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? तो ये इस तरह से कहीं जाके मिलता है, जिसका कि रिजल्ट एज यूजुअल बड़ा आने वाला है और पीछे जाने वाला है। तो इमेज हमेशा उधर प्रोसीड करेगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आप प्रोसीड कराइएगा, और सिमिलर केस इज देयर, इमेज विल इंक्रीज इन साइज। यहां पर आपका इमेज का साइज बढ़ने लगेगा, तो ये आपने ध्यान रखना है इसको। सो इन दिस वे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड आंसर योर क्वेश्चंस। तो जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट जो है सो फोकस से पोल की ओर बढ़ता है, उसी तरह से इमेज जो है सो मिरर से ऑपोजिट साइड में बढ़ता चला जाएगा। एंड दिस इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और जैसे जैसे वो दूर जाएगा द साइज ऑफ द इमेज विल डिक्रीज। यहां ध्यान रखिएगा इस चीज का। दैट आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड हियर, मैंने इसका मेंशन किया भी है आप लोगों के लिए। इमेज इंफॉर्मेशन पहले कॉन्वेक्स मिरर का समझ लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं व्हाट हैपेंस। यहाँ पर भी आपको मैंने दो इमेज शो किया हुआ है, जिसमें कि पहला इमेज आप देख रहे हैं इट इज मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस। तो इन्फिनिटी टू फोकस की तरफ जाते समय आप देखते हैं कि इमेज छोटा होता जाता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज जो है सो फोकस के पास होगा और वो भी डिमिनिस्ड होगा इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कि जितना भी मिरर से दूर होगा ऑब्जेक्ट, उसका साइज उतना ही छोटा होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब होता क्या है इसमें, when the object proceeds from infinity to pole, the image is going to move from focus to pole, and in this process it is going to increase in size. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है सो पोल की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे इमेज फोकस से पोल की तरफ बढ़ेगा। दोनों का आपको डायरेक्शन सेम हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट हैपेंस टू द इमेज साइज और व्हाट हैपेंस टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज व्हेन वी प्रोसीड फ्रॉम दिस टू दैट पॉइंट। जैसे दो अलग अलग पॉइंट का है, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, मान लीजिए हम लोग ए पॉइंट इसको लेते हैं, ये हमारा ए है। तो इस ए का इमेज हमारा बन कहाँ रहा है? ये हमारा ए है, यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपका ए है। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट जब इधर हम पहुंच गए यानी कि बी के पास पहुंचते हैं, तो यू कैन सी दैट बी इज गोइंग टू क्लोजर टू द मिरर। बी और नजदीक आ गया, यानी कि जितना हम मिरर के नजदीक ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना बड़ा इमेज बनेगा। तो इस तरह का कंपैरेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन योर एग्जामिनेशन। तो याद रखिएगा बेटा, इसको अच्छे से आपको ड्रॉ भी करना है और बना भी लेना है। आई एम गोइंग टू इरेज इट बिकॉज इट इज नॉट नीडेड इन माई स्लाइड। ये आपको समझाने के लिए मैंने आगे बढ़ाया था। तो आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी हाउ द इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यदि इस पर भी प्रॉब्लम रह गई हो तो वी कैन डिस्कस इट इन डिटेल। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इंफिनिटी टू फोकस, द इमेज मूव्स फ्रॉम फोकस टू इंफिनिटी, द साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेज इक्वल एट सी इज इक्वल टू 2f रियल एंड इन्वर्टेड ऑन स्क्रीन ओनली। मतलब ये सारे इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड है जो कि स्क्रीन पर बनेंगे। साइज ऑफ इमेज इज लार्जर बिटवीन फोकस एंड इंफिनिटी।
फोकस और इन्फिनिटी के साइज ऑफ इमेज विल बी लार्जर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज इनसाइड द मिरर। ये तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में जाता है तो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन। दूसरी तरफ अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का कंडीशन लेते हैं तो द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। याद रखिएगा, कभी भी कॉन्वेक्स मिरर इमेज फोकस और पोल के अलावा बाहर नहीं बना सकता, यानी कि इट विल नॉट गोइंग टू क्रॉस फोकस। whatever image it is going to form, it is between focus and pole, मतलब फोकस और पोल के बीच में ही इसका इमेज रहेगा। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ देता है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फाइंड इट्स इमेज एट 20 सेंटीमीटर, दिस स्टेटमेंट इज एब्सर्ड, क्योंकि 15 सेंटीमीटर फोकस इसका इमेज कभी भी 20 सेंटीमीटर पर नहीं बन सकता। इस तरह का क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है। तो कंडीशन आप याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर का जब भी इमेज फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ फोकस और पोल के बीच में होता है, मतलब इमेज डिस्टेंस मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फोकस। फोकस या उससे ज्यादा इसका इमेज डिस्टेंस कभी नहीं होगा, वॉट एवर कंडीशन इट इज। और याद रखिएगा, इमेज जो है सो फोकस पर सबसे छोटा बनता है और मिरर के नजदीक सबसे बड़ा बनता है। That means image moves from focus to pole away, always smaller than the object but increases in size. याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज नहीं बनाएगा। द इमेज विल बी ऑलवेज स्मॉलर, मगर फोकस से पोल की तरफ बढ़ता जाएगा साइज, बट इट इज नॉट एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं बेटा लेंस फॉर्मूला की ओर, जो कि आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दिया था। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो लेंस का, s से होता है सब्सट्रैक्शन, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और सेम केस अगर इस फॉर्मूला में माइनस है तो मैग्निफिकेशन आपका माइनस हट जाएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन m विल बी v/u इज इक्वल टू h डैश बाई h, दैट इज साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें भी। देखिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस की ओर जा रहा है और इमेज बहादुरी के साथ फोकस से इन्फिनिटी की ओर। दिस सिचुएशन इज वेरी गुड एंड इन दिस कंडीशन you can see very easily that whenever the object is going to present at infinity, the image will be at focus, and as it proceeds towards f1, the size of the image will be actually increasing. Starting from focus it will increase, but it will be of equal size at center of curvature. जैसा मैंने कॉनकेव मिरर में बताया था कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। वही सिचुएशन इसमें भी होगा कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, मगर दे आर ऑन अपोजिट साइड। ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में होगा तो इमेज आपका राइट साइड में होगा। डिस्टेंस भी दोनों तरफ सेम रहेगा, साइज ऑफ इमेज भी सेम रहेगा, एंड द पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको ध्यान रखना है। और जब फोकस से पोल की ओर बढ़ेगा, इन दैट सिचुएशन द इमेज विल बिकम वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, एंड सो इट इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि ये हमेशा उसके साइज को बढ़ा देता है, एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स एटसेट्रा। सो दिस इज एक्चुअली द यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब आगे बढ़ते बेटा, इसमें कॉनकेव लेंस में क्या होता है, सेम कंडीशन जैसे कॉन्वेक्स मिरर में था, ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यहां पर कंडीशन क्या है कि कॉनकेव लेंस में इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हमेशा छोटा होगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं रखें, कहीं से कहीं ले जाएं, द इमेज विल बी स्मॉलर। अब आते हैं बेटा स्फेरिकल लेंस के बारे में। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इन कॉन्वेक्स लेंस एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इंफिनिटी टू फोकस, द इमेज मूव्स फ्रॉम फोकस टू इंफिनिटी इंक्रीजिंग इन साइज एंड इक्वल टू सी, बट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ ध्यान रखना है आपको बेटा, इमेज कैसा बन रहा है। और दूसरी तरफ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल,
मतलब ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में आता है तभी जाके वो इमेज बना पाते हैं, यानी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बना पाते हैं। और ये हमेशा ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनता है। इट इंक्रीजेज इन साइज एज ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स पोल एंड ऑल्सो मूव क्लोजर टू द लेंस। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप पोल की ओर बढ़ाएंगे उसी तरह से इमेज भी पोल की तरफ बढ़ेगा, क्लोजर टू द लेंस। दूसरी तरफ कॉन्केव लेंस ऑलवेज मेक्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एज ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर द लेंस इमेज इंक्रीजेज इन साइज मूव क्लोजर टू लेंस। मतलब इमेज का साइज भी बढ़ेगा लेंस की ओर बढ़ने में, और वो लेंस के नजदीक भी आता जाएगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट आपका रह गया है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। यू हैव सीन अबाउट दैट आई कांट विजुअलाइज long distance which is given, I can't see the blackboard, I am unable to read books, etc etc। बहुत सारा झमेला आपका आता है। तो ये डिपेंड करता है बेटा पावर ऑफ लेंस से। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कलर आवर आई, जिसमें आपको पता लगेगा कि वी हैव ए क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस इन आवर आईज एंड दैट हैज ए पावरफुल, एक्चुअली इट हैज द पावर ऑफ एकोमोडेशन, दैट वी विल डिस्कस। लेकिन यहाँ पर जो आपको डिस्कशन करना है वो बेटा पावर ऑफ लेंस का है। तो इसमें दो गलतियां बच्चे करते हैं। पहला चीज फोकल लेंथ इन मीटर्स होना चाहिए। आप लोग उसको सेंटीमीटर में जस का तस बैठा देते हैं, P इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ, हो गया काम खत्म। डोंट डू दैट। एवरी टाइम यू हैव टू कन्वर्ट फोकल लेंथ इनटू मीटर एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द पावर विच यूनिट इज डायोप्टर। और जब भी आप पावर को कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में डालिएगा, और याद रखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब होता है कि ऑल adjacent lenses touch each other, सभी लेंस एक दूसरे को टच करेंगे, and that particular phenomena can be easily calculated, that is in your course, that is P is equal to P1 plus P2 plus P3। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 by F1 plus 1 by F2 plus 1 by F3 and so on, but all F1 F2 F3 will be in meters। ये आपने ध्यान रखना है। अब आते हैं अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। याद रखिएगा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग डिस्कस किए थे, द सेम कंडीशन इज देयर। इसमें आपको पूछेगा वेयर द लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस व्हेन द मीडियम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे और मीडियम ऑफ इमर्जेंट रे आर सेम। दिस सिचुएशन इज गोइंग टू गिव यू एन आंसर दैट the incident ray is laterally displaced depend on the medium। अगर गलती से इंसिडेंट रे का मीडियम रेयरर टू डेंसर है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर गलती से आपका डेंसर टू रेयरर मीडियम का गेम है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट विल बी अवे द नॉर्मल। याद रखिएगा इसको, या तो वो नॉर्मल की ओर भागेंगे या नॉर्मल से दूर भागेंगे, एंड दैट डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है। देखिए रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम का मतलब है कि कौन सा लाइन किस काम के लिए है। जैसे पहला आपको ध्यान रखना है, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो याद रखिएगा जो भी आप पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पर खींच रहे हो या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में खींच रहे हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हाटएवर कंडीशन इट इज गोइंग टू पास थ्रू फोकस, आइदर इट एक्चुअली पास थ्रू फोकस और अपीयर्स टू इमर्ज फ्रॉम फोकस। ये डिपेंड करता है फोकस है किस तरफ और लाइट रे कहां तक जा पा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर गेट रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ। मतलब अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है, इन दैट कंडीशन इट विल रीट्रेसेज इट पाथ, मतलब इट विल बिहेव एज प्लेन मिरर। यहाँ पर वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, और आपको पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है, बिकॉज ऑल लाइन्स फॉलिंग ऑन द प्लेन मिरर बाउंस बैक टू द सेम पैरेलल्स। तो जिस लाइन को आप उससे कंपेयर कीजिएगा एवरी लाइन विल बी पैरेलल देयर, and that's why it has infinite focal length and it always makes virtual and direct image। एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना है बेटा, इन द केस ऑफ रे डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम
in the case of plane mirror such that the eye must be visible from where this image will be visible. ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी बैठ के कहीं भी देख सकते हैं. So a special case is there. अब आगे बढ़ते बेटा, if the light ray is passing through the focus becomes parallel to the principal axis after reflection. यहाँ भी सेम कंडीशन है, जस्ट फर्स्ट वन का उल्टा. अगर फोकस से लाइट रे पास करती है तो वो पैरेलल बाहर निकलेगी. A ray incident obliquely to the principal axis towards pole P, that is pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror, is reflected obliquely. जाहिर सी बात है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट है एक पॉइंट पर ऑन द कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड एब्लिक्वली. मतलब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि एट विच पॉइंट कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बिहेव एज प्लेन मिरर. तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है पोल, बिकॉज पोल इज द पॉइंट वेयर concave or convex mirror behaves as plane mirror. Concept is clear. Now we can move to the further. अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोजिशनिंग है. तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि वेयर टू पुट एन ऑब्जेक्ट एंड वेयर टू गेट द इमेज एंड व्हाट एवर द साइज ऑफ इमेज विल हैपन टू. तो पोजिशन यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि एट इन्फिनिटी रहेगा तो पोजिशन ऑफ इमेज फोकस पर होगा. जाहिर बात है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड होगा. और उसका यूज क्या है? एक्चुअली इट इज यूज्ड एज कलेक्टर ऑफ रेडिएशन इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस. हम समझ में आ गया इनका क्या था. बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब यहाँ पर क्या होता है कि रियल एंड इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज बनता है. यूज इनका कोई भी नहीं है. एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हम जाते हैं तो इमेज आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा. रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा. एज ए रिफ्लेक्टिंग मिरर बिहाइंड ए प्रोजेक्शन लैंप. प्रोजेक्शन लैंप में एक रिफ्लेक्टिंग मिरर की तरह बिहेव करता है. दूसरे बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जाहिर बात है अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्रॉस कर गया, तो जाहिर बात है इमेज भी फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्रॉस कर जाएगा. तो सिंपल कंडीशन है बेटा, याद रखिएगा. बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल, इन्वर्टेड. आज का यूज होता है फ्लड लाइट्स में. अगर फोकस पर चला जाए ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर इमेज रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड हो जाएगा. एज ए रिफ्लेक्टिंग मिरर इन कार, हेडलाइट, सर्चलाइट्स एक्सेट्रा. ये इनके यूजेस थे. दूसरा है बिटवीन द पोल एंड द मिरर एंड द फोकस, अपीयर्स बिहाइंड द मिरर. Virtual, erect and magnified as a shaving mirror or makeup mirror and dentist's mirror. This type of image formation is used by these people. चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए हम लोग. अब आते हैं बेटा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बेटा सर्टेन पॉइंट्स को और सर्टेन फंक्शंस को, और ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है, तो आप लोगों ने इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एक वर्ड दैट इज कॉल्ड कॉर्निया. तो कॉर्निया का डेफिनेशन याद रखिएगा. ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता है कॉर्निया. और कॉर्निया के अंदर होता है बेटा एक लिक्विड मटेरियल एंड ऑल्सो दिस आइरिस दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट. कितना लाइट इसमें एंटर करेगा, कितना लाइट इसके अंदर से पार हो जाएगा, दैट इज डिसाइडेड बाय आइरिस, नॉट बाय कॉर्निया. Cornea is there to protect lens from jerks and different conditions. इसके बाद आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे यहाँ पर मसल लाइक स्ट्रक्चर, इस पॉइंट पर जहां मैं अभी पॉइंटर यूज कर रहा हूं. सो दिस पोजीशन इज एक्चुअली फॉर ciliary muscles. और ciliary muscles are responsible for increase or decrease in focal length of our crystalline lens. तुम्हारे क्रिस्टलाइन लेंस को जो है सो कंट्रोल करता है. अब यहाँ पर देखिएगा एक वर्ड लिखा हुआ बेटा विट्रस ह्यूमर. तो ये विट्रस ह्यूमर क्या करता है? विट्रस ह्यूमर एक्चुअली इट कंट्रोल्स द एक्सपेंशन ऑफ द आईबॉल. जैसे आईबॉल को गोल रहना चाहिए तो वो कैसे रहेगा, अगर हवा भरा रहेगा तो थोड़ी देर में हवा निकल जाएगी, बैलून की तरह पिचक जाएगा. लेकिन जब विट्रस ह्यूमर भरा रहेगा उसमें तो इट विल रिमेन एज इट इज, मतलब वो उस बॉल के शेप में ही रहेगा.
उसी तरह से जो फ्रंट के पार्ट में आपका यहाँ पर एक्वस ह्यूमर डाला हुआ है, एक्वस ह्यूमर है, तो एक्वस ह्यूमर का काम है टू प्रोटेक्ट द लेंस फ्रॉम जर्क्स, बाहर से भी झटका लग सकता है, तो ऑल दीज थिंग्स आर टू प्रोटेक्ट द लेंस एंड ऑल्सो आवर आई, सो यू हैव टू फोकस हियर ऑन इट. So now we can move to the next part. देखिए यहाँ पर टर्म्स रिलेटेड ह्यूमन है, मैंने कॉर्निया के बारे में अच्छे से बताया हुआ है. इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, इट्स कर्वेचर इज कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स, that is about our crystalline lens. Light enters from this part, that is our iris. The ciliary muscles are involved in lens accommodation and help in changing the focus of the lens in order to see things near or far accordingly. When the muscles contract, the focal length decreases. ये पॉइंट आपने नोट करके रखना है बेटा. याद रखिएगा, when the muscles contract, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फोकल लेंथ डिक्रीज करता है, ये आपने ध्यान रखना है. और उसी का ठीक उल्टा होता है, व्हेन इट रिलैक्सेस द फोकल लेंथ इंक्रीजेस, यानी कि जब हम इन्फिनिटी देखते हैं तो फोकल लेंथ इज वेरी लार्ज, इंक्रीजेस, और जब हम किताब पढ़ते हैं फोकल लेंथ डिक्रीजेस. इसीलिए आपको आसमान में तारे गिनने में और किताब पढ़ने में you have to feel stress in reading books rather than watching night sky. रात का आसमान देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज एट दैट टाइम आवर सिलियरी मसल्स आर रिलैक्सिंग. और दूसरी चीज, द पार्ट ऑफ द वाइज विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, उसके साइज को मेंटेन करता है, ऑल्सो गिव्स द कलर ऑफ द आई. अब आते हैं बेटा प्यूपिल है क्या. द अपर्चर ऑफ द प्यूपिल वेराइज विद द हेल्प ऑफ आइरिस. प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है प्यूपिल से भी और आइरिस से भी, because both are responsible for controlling the amount of light. Pupil is just like the structure or hole, and what expands or contract is iris. So both of them work together. Now let us go back to the next part, that is retina, the light sensitive screen where the image of an object is formed. तो याद रखिएगा रेटिना में है क्या, यहाँ पर जो है सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कन्वर्ट किया जाता है, and ultimately it is transferred by optic nerves to the brain to interpret as vision, which comprises rod and cone cells. The image formed on the retina is real and inverted. याद रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन इज रियल एंड इन्वर्टेड ऑन रेटिना. दूसरी तरफ आते हैं रॉड्स एंड कोन सेल्स. रॉड सेल्स का काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लाइट लेवल, मतलब रात में दिखाई देने के लिए आपको रॉड चाहिए. कोन सेल्स, द कोन सेल्स हेल्प्स इन सीइंग कलर, तो कोन सीओ से याद रखिएगा कलर, रॉड से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को दिखना. ऑप्टिक नर्व्स, द ऑप्टिक नर्व्स इज द लार्जेस्ट सेंसरी नर्व इन द आई. उसका काम क्या है, इट कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम द साइट फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन. व्हेन द लाइट इज ब्राइट, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स, लेस अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर द आई. दैट मीन्स आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर लेंस. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इस चैप्टर में पावर ऑफ एकोमोडेशन. तो इसमें क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन. अभी मैंने आपको बताया था कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस, and during their contraction and relaxation the focal length varies. This property of our eye is called power of accommodation. यानी कि फोकल लेंथ जैसे भी बढ़ता है या घटता है, and that is done with the help of ciliary muscles, and this property of our lens is called power of accommodation. मतलब हम एक साथ इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट और साथ में 25 सेंटीमीटर पर रखी किताब भी पढ़ सकते हैं. And this property, a unique property of our eye lens is power of accommodation. अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन के साथ. तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जब हम देखने जा रहे हैं तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि डिक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ लेंस, लेंस बिकम्स थिन, और इसमें लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ इज इंक्रीज्ड, ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द आईज, सिलियरी मेटल्स गेट कॉन्ट्रैक्शन, increase the curvature of lens and lens becomes thicker, focal length decreased.
मतलब जैसे हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट देखने जाते हैं तो सिलियरी मसल रिलैक्स करते रहते हैं, जिसका नतीजा होता है लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जब आप कोई ऑब्जेक्ट अपने आंख के नज़दीक देखने जा रहे हैं तो सिलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट का पर ध्यान देना पड़ता है, इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ लेंस। नतीजा क्या होता है? द लेंस बिकम्स थिकर, एंड लेंस थिकर दैट मीन्स फोकल लेंथ हैज डिक्रीज्ड। The minimum distance that the normal eye can see clearly is infinity, that is called far point, and 25 centimeter, that is called near point. तो याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन आ सकता है, गिव द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो नियर पॉइंट आपको पता है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, और उसके साथ रिलेट कर सकते हैं आप पावर ऑफ एकोमोडेशन को, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से में बेटा, जो कि आपका एक्चुअली कंडीशन है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। देखिए बहुत सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं विजन में। सबसे पहला जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैटरेक्ट। देखिए होता क्या है कि इन कैटरेक्ट इन ओल्ड एज द आई बिकम ओपेक। जैसे हमारा आई लेंस ट्रांसपेरेंट है, उसके ऊपर ओपेक लेयर एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू डिक्रीज इन विजन। इट डेवलप स्लोली, कैन अफेक्ट वन और बोथ आईज। Symptoms may include faded colors, blurry or double vision, halos around light, trouble with bright lights, trouble seeing at night, सारी समस्याएं एक साथ। That is cataract. Mostly occurs with aging people and can be cured through surgery. You have heard about the eye operations. तो जितना भी आप लोग आई ऑपरेशंस का सुनते हैं, and the Hindi name of this cataract is मोतियाबिंद. From this you can remember, or in your brain it will come out, because only surgery is the operation. दूसरी तरफ आते हैं बेटा मायोपिया। मायोपिया इज ए स्मॉल वर्ड ऑफ जस्ट 6 अल्फाबेट्स, दैट मीन्स नियर स्मॉल, नियर साइटेडनेस, मतलब नजदीक का दिखेगा। प्रॉब्लम्स टू सी फार, दूर का नहीं दिखेगा। इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, कहाँ इमेज फॉर्मेशन होगा? रेटिना के पहले। करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव लेंस, और उसका करेक्शन कैसे होगा? कॉनकेव लेंस से, क्योंकि कॉनकेव लेंस इंफिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट अपने ही साइड में ले आता है। दैट मीन्स एट द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। कहां पर वो लाएगा? दैट इज द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, वेयर द ऑब्जेक्ट will be put by the lens when it is suffering from myopia. अब आते हैं hypermetropia. You can see here it is 6, 3, 9, 4, 13, 1, 14. 14 alphabets. Big, large. Large means far sightedness, दूर का दिखेगा। Problems to see near. अगर प्रॉब्लम्स नियर देखने में है तो सबसे पहला चीज, इमेज विल बी फाउंड बिहाइंड द रेटिना। इमेज फॉर्मेशन जो है सो रेटिना के बाहर चला गया। इसका करेक्शन होता है यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके करेक्ट किया जा सकता है। दूसरी तरफ भी बोथ द डिफेक्ट्स विल अराइज टुगेदर, इट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। होता क्या है, क्यों होता है? डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। दूसरी तरफ वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस डिमिनिश हो जाती है और सिलियरी मसल्स वीकन हो जाते हैं, जिसको करेक्ट कैसे किया जाता है? बाय फोकल लेंस। एस्टिग्मेटिज्म इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। द रिफ्रैक्टिव एरर मीन्स दैट आई डू नॉट बेंड प्रॉपरली, रिजल्टिंग इन ब्लर्ड इमेज। अभी मैं इसका एक और स्लाइड आपको दिखाने जा रहा हूँ एस्टिग्मेटिज्म का, जिस पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ क्या है, इन एस्टिग्मेटिज्म इमेज फोकस इन फ्रंट ऑफ एंड बियॉन्ड द रेटिना। फोकस दो जगह इनका आ गया, एक तो फ्रंट पर आ गया, एक बियॉन्ड द रेटिना आ गया। रिजल्ट क्या हुआ? बोथ क्लोज एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी, ना तो नजदीक का दिखेगा ना दूर का दिखेगा। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी हैव टू यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ लेंस, and that is going to clear it, and this is called cylindrical lens. तो आपको याद रखना बेटा, astigmatism is corrected with the help of cylindrical lens so that the focus will be corrected.
आगे बढ़ते बेटा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का आपने डायग्राम अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि यहाँ पर आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसी पॉइंट पर आपका मिल रहा है, और दूसरी तरफ आप जब करेक्ट कॉन्केव लेंस को बना रहे हैं तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन इस पॉइंट पर कहीं आया होगा, और यहाँ से बहुत आसानी से इसको रेटिना पर पहुंचा दे रहा है, क्योंकि जब भी ये इमेज फॉर्मेशन करेगा तो किसी पॉइंट पर कहीं करेगा यहीं पर, तो इसलिए बहुत आसानी से ये आपका कॉन्केव लेंस इस मायोपिक आई को करेक्ट कर पा रहा है। मायोपिक मतलब शॉर्ट, हाइपरमेट्रोपिया देखिए रेटिना पार कर गया मतलब लार्ज। करेक्शन कैसे होगा? कॉन्वेक्स लेंस से, जो कि इसको यूनिफाई करके उसी पॉइंट पर ले आएगा। मतलब यू आर वर्किंग लाइक two lenses in contact in the case of convex lens, because our eye lens is also convex and this is also convex. आगे बेटा अगला में डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? पहला चीज है डिस्पर्सन स्प्लिटिंग, मतलब आवर व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स एंड दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आपको पता है कि प्रिज्म कैन स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। आप व्हाइट लाइट जब भी प्रिज्म पर डालोगे, यू हैव सीन द 7 कलर्स। Sometimes you have seen the formation of rainbow in your home. Sometimes you can see different colors appearing or fluctuating on the wall. So these all conditions are dispersion of light. तो इसमें आपको रिमेंबर करना है विवग्योर इंक्लूडिंग वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जो कि आपका कलर कंपोनेंट्स याद करने के लिए है। एंड दिस इज लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यहाँ पर आपने एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि द रेड लाइट, यहाँ पर देखिए बेटा, ये है रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, मतलब ट्रेवल द फास्ट। दूसरी तरफ वायलेट द मोस्ट, ट्रेवल्स द स्लोएस्ट। इसीलिए रेड लाइट का यूज किया जाता है टू डेंजर सिग्नल्स एंड वायलेट लाइट। और एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, जिसके पास वेवलेंथ ज्यादा होता है, स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि आपने लास्ट ईयर पढ़ा था v इज इक्वल टू n लैम्डा, मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी कि वेवलेंथ जब बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। यहाँ पर रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है बनस्पत की वायलेट का, और इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है इसलिए आसानी से ट्रैवल भी कर पाता है। और दूसरी चीज, इट इज नॉट गोइंग टू बेंड। और दूसरी तरफ वायलेट जो है वो बहुत तेजी से बेंड करेगा बिकॉज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म टू स्पेक्ट्रम ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। मैंने कुछ सैंपल पेपर्स में देखा है इस क्वेश्चन को, क्योंकि कैसे एक्सपेरिमेंट किया था ग्लास प्रिज्म का, उसका डायग्राम देके बताइए एंड सो ऑन। सो आई हैव शोन हियर द डायग्राम दैट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड स्पेक्ट्रम, जो कि आइजैक न्यूटन ने किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल। याद रखिएगा, इट वाज द फर्स्ट टू यूज टू ग्लास प्रिज्म अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर अबव, in which the second identical prism is inverted with respect to the first prism. इसमें हो क्या रहा है? सबसे पहला चीज, व्हाइट लाइट इज गोइंग टू डिस्पर्स इन इट्स स्पेक्ट्रम and as it appears out from the prism, once again the prism is going to take it as it was, and the result, this prism will start behaving like rectangular slab, जो आप लोगों ने पिछली बार देखा था। and basically the phenomena of refraction is studied with the help of this. तो याद रखिएगा बेटा, ग्लास स्लैब जो है सो आपका ये बिहेवियर शो करता है, दिन विच लैटरल डिस्पर्सन इज ओनली देयर। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, आफ्टर dispersing in 7 component colors, it recollect itself to emerge as one single white light. And this phenomena was discovered by Isaac Newton, who has done this experiment very easily. Now, यहाँ पर आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपको आएगा नेम एंगल आइडेंटिफिकेशन से। आपको सिर्फ एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसको नेम करना है। तो क्वेश्चन सीधा आता है, सीधा डायग्राम दिया रहता है। सम प्लेसेस वेर इंडिकेटेड इन योर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम वेयर यू हैव टू सेलेक्ट इट। इंसिडेंट रे कहाँ पर होगा, इमर्जेंट रे कहाँ पर होगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ पर होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ का काउंट होता है। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू पुट इन योर माइंड।
और अपने आप को फोकस करके इस डायग्राम को 2-3 बार बल स्लाइड को पॉज करके आप बना लीजिएगा ताकि यू कैन आंसर इन योर क्वेश्चन पेपर। अब दूसरा फिनोमेना बेटा रेनबो। देखिए रेनबो है क्या। सबसे पहला चीज, व्हेनेवर देयर इज रेनफॉल सम वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन फ्लोटिंग इन एयर। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोट कर रहे हैं तो व्हाट हैपन, दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक स्मॉल प्रिज्म्स, मिलियन बिलियंस ऑफ प्रिज्म्स फ्लोटिंग इन एयर, and the result when sunlight fall in it, first of all what will happen, as prism evaporates it starts dispersion into a spectrum, but due to a small size of a spherical water drop, they it is not going to fully disperse, but some part or some outer colors will become visible in the first dispersion. After that, the inner surface of the raindrop will go with reflection. Ultimately, it will not allow the light to come out from the spherical drop. After that, the dispersion becomes quite prominent. After reflection, once again it disperses. When it enters the air column, as it is in front of air column, the result will be formation of rainbow just opposite side of the sun. तो यहाँ आपने ध्यान रखना है बेटा कि रेनबो जो है सो नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर इन द स्काई आफ्टर रेनिंग शावर है, और कैसे ये बनता है, स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट एज द रेन ड्रॉप। याद रखिएगा देयर आर 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 रिफ्लेक्शन एंड 2 डिस्पर्सन ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। होता क्या है, से कौन सा फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल, तो ये है बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एट डिफरेंट टेम्परेचर, और आपको पता होना चाहिए कि कोल्डर एयर आर मोर डेंसर देन द हॉटर एयर, एंड द रिजल्ट द पोजिशन ऑफ द स्टार और द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार every time changes its path due to difference in the medium, and the result the position of a star changing as air blows, and the result is we have 2 or more apparent positions of a particular star or a simple star because they are very far away from us, and thus twinkling of a star is a phenomenon due to atmospheric refraction. Now we will move to the next part, that is a scattering of light. You have seen that our sky appears blue at morning and evening, the sky near sun appears red. All these are the phenomena connected with scattering. तो याद रखिएगा बेटा scattering of light is the phenomena in which light ray deviates from its original path upon striking an obstacle like dust or water droplets. तो देखिए यहाँ 3 चीजें हैं, डस्ट है, वाटर ड्रॉपलेट्स है और समटाइम्स एयर पार्टिकल्स ऑल्सो। तो दे आर स्कैटरिंग एट डिफरेंट विजन। तो सबसे पहला है इफ द पार्टिकल्स आर लार्ज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स देम विजिबल। You have seen a large number of particles of dust moving when a small beam of light enters from any small hole or under the leaves. Second is Tyndall effect, which is the phenomenon of a scattering of light by colloidal particles. When colloidal particles are lighted, they will show the movement, and this phenomena is called Tyndall effect. Once again, color of sky appears blue because you know that violet, indigo, blue, all these are going to scatter most. Similarly, danger signals are of red in color because it scatters least, and that is due to their wavelength. Larger the wavelength, scattering the least. याद रखिएगा, अगर larger wavelength है तो scattering सबसे कम होगा. Now move to the next chapter, that is our electricity part. अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में से है क्या। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला चीज हम लोग को पता लगाना है पोटेंशियल, करंट और ओम्स लॉ। 3 पार्ट में ये बटा हुआ है टॉपिक आपका। पोटेंशियल के लिए आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है W/Q। W इज योर वर्क और एनर्जी एंड Q इज योर चार्ज। मतलब वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, सिंपल लैंग्वेज में। और पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट, विच इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, 1 जूल पर कूलम।
दूसरी तरफ करंट को हम लोग जानते हैं चार्ज बाय टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम, और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Q इज इक्वल टू NE/T। तो चार्ज बाय टाइम इज गोइंग टू गिव अस करंट which unit is ampere, which can be defined as 1 coulomb by 1 second. तीसरी तरफ है आपका ओम्स लॉ, at constant temperature, pressure and too many things, V is directly proportional to I. मतलब as the potential difference increases, current is also going to increase. और we can write simply V is equal to IR. आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखिए फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करता है। सबसे पहला याद रखिएगा नेचर ऑफ मटेरियल, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। अब देखिए क्या होता है कि मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर, यस वेरी गुड, सो दे विल गिव वेरी लो रेजिस्टेंस। नॉन मेटल्स आर मोस्टली इंसुलेटर्स, so they have infinite resistance, but metalloids are of different condition, they give resistance, but when the temperature is increased they can become superconductors. This is the special property of metalloids. If the graph is drawn for metalloids about resistance, याद रखिएगा, this will show that first resistance will increase then finally collapse, that means decreases, and the result will be converting it into superconductor. So metalloids are used for various purposes, but one thing you have to remember, क्वेश्चन इसमें जो आपका आएगा वो कंपैरेटिव क्वेश्चन है। जैसे एक वायर को 4 हिस्से में काट दिए, उसका रेजिस्टेंस R था, क्या होगा। What happens when we stretch a wire and increase its length 4 times? तो पहले आपको याद रखना है what happens to the cross sectional area। आप खींचोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा। All these things you have to keep in mind, then you have to answer, क्योंकि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो मजा आ जाता, लेकिन समस्या क्या है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरी तरफ जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, यानी मोटा तार के पास रेजिस्टेंस कम होता है कंपेयर्ड विथ थिनर वायर। और you can directly write the formula R is equal to rho L by A. Using this formula you can find out the relationship between different types of resistance. चलिए अच्छी बात है। Now move back to the Ohm's law। यहाँ पर आपको दिखिएगा I V V I दोनों एक तरह का लिखा हुआ है। वास्तव में दिस इज IR ग्राफ, 1 by R and R। देखिए जब भी आप करंट को डालते हो x एक्सिस पर और पोटेंशियल को डालते हो y एक्सिस पर, तो आपको सीधा सीधा जो स्लोप बनता है वो रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। दूसरी तरफ अगर इसको बुलेट दे रहे हो 1 by V और फिर भी शो कर रहा है, तो इट इज नॉट गोइंग टू शो द रेजिस्टेंस, इट इज शोइंग द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज 1 by R, और 1 by R इज एक्चुअली द कंडक्टर। कंडक्शन विच यूनिट इज माउ। यहां मैं आपको एक चीज और शो कर दे रहा हूं, देखिए ये जो सिचुएशन है भी, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स 1 by R। 1 by R इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस विच इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टेंस। इसका यूनिट होता है MHO, मो, MHO। तो MHO का जब ग्राफ बनेगा वो इस कंडीशन का बनेगा IB, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एज स्लोप इंक्रीजेज R डिक्रीजेज, बिकॉज ऑन द करंट साइड इट इज इंक्रीजिंग, नियर मूविंग नियर टू द करंट, दैट मीन्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, मूविंग अवे फ्रॉम द करंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ये ध्यान रखेंगे आप लोग ग्राफ का क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जब I से ये स्लोप दूर जा रहा है मतलब हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, जब I के ये नजदीक जा रहा है, इसको भी अगर इधर खींच देंगे तो जाहिर बात है रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एट 45 डिग्री दे आर गोइंग टू फॉलो द ओम्स लॉ, which is V is directly proportional to I, V is equal to IR, और R is equal to B by U, that we can use for our preparation। अब आते हैं दूसरा फिनोमेना बेटा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? जस्ट लाइक फ्रिक्शन, इट इज गोइंग टू अपोज मोशन। दैट मीन्स वी कैन डिफाइन इट एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फोर्स। सीधी सी बात है, अगर किसी चीज से आपको करंट पास कराना है तो देयर आर सम ऑब्स्ट्रक्शन एंड दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इट इज
of a given material does not change with length or area of cross section. Resistivity is a constant, it does not change along with resistance. It will remain fixed for the material. There will be no any change in resistivity when the area or length of the conductor is increased and decreased. तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि लेंथ अगर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये दोनों वर्ड को अलग रखिएगा एंड दैट विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। रेजिस्टेंस घट बढ़ सकता है लेकिन रेजिस्टिविटी कुछ नहीं होता। दूसरा बेटा यहाँ कॉम्बिनेशन, आप लोग को इससे क्वेश्चन गारंटेड है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम रहता है थ्रू आउट द सर्किट, पोटेंशियल विल चेंज फ्रॉम वन रेजिस्टेंस टू अनदर रेजिस्टेंस, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में बढ़ता है। अगर ओवरऑल हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं चार रेजिस्टेंस को जोड़ करके 1 + 1 + 1, मान लीजिए चार रेजिस्टेंस 1 ओम का है, तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया, यानी कि इंक्रीज कर गया। दूसरी तरफ जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, सो इट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड। हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल है, क्योंकि अलग अलग एप्लायंस को अलग अलग वोल्टेज चाहिए, अलग अलग करंट का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन चूंकि हमें जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है दैट इज 220 वोल्ट, इट इज फिक्स्ड फॉर ऑल, तो वी हैव टू टेक देम पैरेलली सो दैट वी विल रिमेन पैरेलल फॉर ऑल द एप्लायंसेस। और जब सब पैरेलल रहेगा, सबका भी सेम रहेगा, तो सब अपने अपने हिसाब से करंट ले लेंगे। एंड द मेजरमेंट ऑफ करंट इज एक्चुअली कंजम्पशन ऑफ करंट। whatever current we are going to consume or utilize for particular appliance, that is our consumption, जिसमें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई डिफरेंट होता है, हर कंजम्पशन का अलग अलग होता है। और दूसरी चीज, अगर हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करें तो फॉर्मूला आपका 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, वी आर गोइंग टू गेट द डिक्रीज्ड अमाउंट। जैसे पैरेलल में हम लोग को R का वैल्यू मिलेगा 1/4 इफ वी आर यूजिंग 4 रेजिस्टेंसेस। 1 ओम का 4 रेजिस्टेंस अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वी विल अल्टीमेटली गेट द रिजल्ट R = 1/4, मतलब रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड। सीरीज में इंक्रीज, पैरेलल में डिक्रीज। ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने शो किया हुआ है। इसी तरह का रे डायग्राम आपने बनाना है। पोटेंशियल डिफरेंस भी को पैरेलल में जोड़ना है, एक को आपको यहाँ आप देख सकते हैं बेटा, भी को मैंने पैरेलल में जोड़ा हुआ है, एक को आप सीरीज में जोड़ सकते हो। यहाँ एक बार फिर याद करा दें, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, और पैरेलल में क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। जैसे इस पैरेलल वाले में क्या होगा, इस पैरेलल वाले में यहाँ पर भी सेम रहेगा तीनों का, क्योंकि देखिए भी के लिए सब एक जगह जुड़ा हुआ है। हाँ, करंट यहाँ का जरूर अलग होगा जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से होगा। यहाँ पर अलग 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 तीनों का करंट कंजम्पशन होगा डिपेंडिंग ऑन दिस, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्योंकि आपका फॉर्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ R पर P = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ रहा है बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या, एक चीज आप अपने आप को फोकस कर लीजिए इसमें। Joule's law, the law implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current for a given resistance। याद रखिए, स्क्वायर ऑफ द करंट, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा हीट भी बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट, यहां भी है कौन, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना हीट बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, टाइम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन आपको आएगी, एच इज, एक जगह पर आप I² RT देख रहे हो, दूसरी जगह V²T/R देख रहे हो। तो ये डिफरेंट सिचुएशन आपका इसलिए आया है कि यू आर यूजिंग डिफरेंट आइडेंटिटीज एंड फॉलोइंग ओम्स लॉ वी कैन इजीली गेट देम। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ऑलवेज मेजर्ड इन जूल, और याद रखिएगा उसका फॉर्मूला आपको यूज करना है, I² RT = VIT = पावर इंटू टाइम = V²T/R। कोई भी फॉर्मूला यूज करके वट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन यू कैन यूज दम, और उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, और ये आपके ऊपर है। जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अच्छे से लिख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। दूसरी तरफ आते हैं बेटा पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मैंने आपको अभी पढ़ी बताया था कि इलेक्ट्रिक पावर किसका है, प्रोडक्ट
वर्क डन बाय टाइम टेकन, और प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल इनटू करंट। V और I का प्रोडक्ट आपका पावर है, विच इज कैन बी रिटन एज I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बेटा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। You can convert them from joule to kilowatt hour to joule. 1 kilowatt hour is defined as the amount of energy consumed 1 kilowatt of power is used for 1 hour. ये आपने अच्छे से समझना है। देखिए अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब पर आते हैं बेटा। क्या करता है इलेक्ट्रिक बल्ब? हाई रेजिस्टेंस होता है, उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसका नतीजा होता है कि वो ग्लो करता है। और मटेरियल जो यूज होता है उसको हम लोग टंगस्टन कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन आपको आ सकता है, वाई टंगस्टन इज यूज, तो आप आंसर लिख सकते हो हाई रेजिस्टिविटी हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन इज यूज। लो रेजिस्टिविटी लो मेल्टिंग पॉइंट, टीन एंड लीड का एलॉय हो जाता है वहां, क्योंकि हम फ्यूज के फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूज इज एक्चुअली टू प्रोटेक्ट द एप्लियंसेस फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड। जब हाई वोल्टेज आएगा तो फ्यूज हमें बचाएगा। सो इट मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरी चीज, इट मस्ट हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर हाई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो फ्यूज विल नॉट मेल्ट, क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे हीट बढ़ेगा मेल्ट कर जाएगा, सिंपल है। दूसरी तरफ आते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, इट प्रोड्यूसेस हीट व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू इट। कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग हीटर इज नाइक्रोम वायर। ये आप लोगों को याद होगा, टंगस्टन फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब, टिन एंड लीड फॉर फ्यूज, एंड इलेक्ट्रिक हीटर के लिए नाइक्रोम वायर, जिसके पास हाई रेजिस्टिविटी भी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, इसलिए वो हीट देता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से में, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ मैंने बार मैग्नेट का एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही फोकस करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स ऑन साउथ। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरी तरफ आते हैं बेटा, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। याद रखिएगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक लूप्स बन रहे हैं, जो सबसे नजदीक है सबसे छोटा रेडियस का होगा, सबसे दूर सबसे बड़ा रेडियस का। और याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे दूर होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है ओएस्टेड। नोबडी विल राइट टेस्ला, याद रखिएगा कोई टेस्ला नहीं लिखेंगे। यू हैव टू राइट ओएस्टेड विच इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस इन योर वन मार्क्स क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड पोल्स ड्यू टू लूप। यहाँ पर आप देखिएगा लूप में आपको एक साइड से दूसरे साइड जाते हुए एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा सेंटर में, because in the loop when we will pass through using your right hand thumb rule, you will see that whenever we are going to put near to A, what will happen, it will enter from outside, मतलब from our side, जिधर से हम लोग देख रहे हैं उससे अंदर घुसता हुआ जाएगा। और B में जब जाओगे तो it will just opposite। B में करंट का डायरेक्शन अगर आप लेते हो तो you will see that it will enter from the emerge out towards B। नतीजा क्या होगा कि एक आपका सेंट्रल लाइन बनेगा ए टू बी, यानी कि ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, बी आपका साउथ पोल हो गया। याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। लूप का डायग्राम के हिसाब से आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड करना है। और याद रखिएगा ए और बी व्हेनेवर द करंट इज पासिंग थ्रू ए लूप, प्लस टू माइनस ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेट मी शो यू बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। देखिए सबसे पहला चीज यहां पर मैं पेन ले रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। देखिए ये आपको इधर से यहां से एक्चुअली इट इज गोइंग टू एक काम करते हैं, यहां पर एक और ड्रॉ करते हैं ऐसे। देखिए एक मैंने ऐसे ड्रॉ किया, एक लूप को मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया है, और यहां हम लोगों ने एक और रखा हुआ है, एक और रखा हुआ है। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू, ये है हमारा करंट का डायरेक्शन। ध्यान से देखिएगा ये करंट का डायरेक्शन है और दूसरी तरफ इधर से आएगा ये। तो जब करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो यू विल सी दैट इट विल गो इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल गो इनसाइड। इसमें अगर आप जाइएगा तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकल रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, द बॉडी विल मूव फ्रॉम ए टू बी, मतलब यहां से यहां तक इन दिस कंडीशन।
अभी जो आपको दिख रहा है इसमें प्लस टू माइनस, आप ए टू बी डायरेक्ट जा सकते हो। अगर गलती से ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो यू हैव टू मूव बैक फ्रॉम बी टू ए, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि प्लस जिस तरफ होगा लूप के उसी डायरेक्शन से आपने उसको मूव करा देना है, नॉर्थ पोल उसी तरफ है, बस ये आपने ध्यान रखना है। एंड दैट विल हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चंस। लेट मी इरेज दिस, देन वी विल गो बैक टू द टॉपिक। चलिए ये आपकी समझ में आ गया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, राइट हैंड थंब रूल। ये आपके सामने शो किया हुआ है कैसे डायग्राम बन रहा है। एंड these both the ray diagrams are going to show you ultimately they will meet in one straight line moving from our side to inside the computer. That means from our side inside the page, मतलब our side will be north pole and inner side or under side will be the south pole। ये आपने ध्यान रखना है और इसको सॉल्व करना है यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर। देखिए यहाँ पर क्या होता है। पहला चीज, एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल एज रिप्रेजेंटेड। मैंने दिखा दिया। द सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक इन नेचर विथ इंक्रीजिंग डायमीटर्स एज द मूव फार्दर फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द सर्कल अपीयर्स लाइक स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने आपको बताया था ना, ए टू बी दैट विल अपीयर्स स्ट्रेट लाइन व्हेन द लूप इज गोइंग टू पास थ्रू। और याद रखिएगा जिधर से जिधर जा रहा है, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है वो आउटसाइड द, तो उसी के हिसाब से आपने पोल अपना डिसाइड कर लेना है एंड इट विल गिव यू द करेक्ट आंसर। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन अ डिस्टेंस फ्रॉम इट एंड डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, करंट इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, और जितना हम लोग दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही कमजोर होता जाएगा फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। आगे बढ़ते हैं, ये आपका सोलिनॉइड है, आप देख रहे हैं इसमें आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा नॉर्थ पोल किधर है और साउथ पोल किधर है, क्योंकि व्हेनेवर द सोलिनॉइड इज ड्रॉन प्रॉपरली यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट। ये आपका इधर हो गया नॉर्थ पोल और इधर हो गया आपका साउथ पोल। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये देखिए आपका प्लस टर्मिनल, प्लस से आप आराम से निकाल सकते हो, प्लस टर्मिनल साउथ पोल के लिए है और माइनस टर्मिनल आपका नॉर्थ पोल के लिए है। बस ये चीज आप दिमाग में रखोगे, यू कैन इजीली गेट इट, माइनस फॉर नॉर्थ पोल प्लस फॉर साउथ पोल, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। और सोलिनॉइड को इसी तरह से आपको बना लेना है, प्लस के साइड में साउथ पोल डाल देना और माइनस की तरफ नॉर्थ पोल दे देना, हो गया काम। आपको फील्ड लाइंस और पोल्स मिल जाएंगे आराम से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल गोल गोल घुमा देना और सोलिनॉइड का डायग्राम बना लेना। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है इंटरैक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। तो यहाँ पर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का काम लेना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको पहला चीज क्या करना है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है इस पॉइंट पर। देखिए इस पॉइंट पर ध्यान देना है, यहाँ आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है, इधर साउथ पोल होगा, तो जाहिर बात है हमारा नॉर्थ टू साउथ मूवमेंट होना है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस बार मैग्नेट और दिस हॉर्सशू मैग्नेट इट इज इन दिस डायरेक्शन, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब आपको इस पर्टिकुलर लूप का जो बनाना है, इस लूप में आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, जिसमें कि आपको फिंगर थंब को स्ट्रेच करना है 90 डिग्री पर, और उसके हिसाब से आपने सिर्फ और सिर्फ फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स के साथ मिला लेना है, अलाइन कर लेना है। और अलाइन कर लोगे जब तक दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक डायरेक्शन में आ जाएगा, तो आपको खुद मिल जाएगा फोर्स विल बी इन विच डायरेक्शन, क्योंकि करंट का डायरेक्शन आपके पास है, यू डोंट नीड टू सॉल्व इट। तो करंट के डायरेक्शन में आपने डालना है, इस पॉइंट के हिसाब से करंट दे दीजिए और फील्ड के हिसाब से आप मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर नीचे हाथ करके अलाइन कर लीजिए। तब आपको थंब से मिल जाएगा फोर्स इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, क्योंकि बेसिकली इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम होता है, इट विल गो इनसाइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो आपको यही आंसर आपने करना होगा, लेफ्ट और राइट। तो ये चीज ध्यान रखिए, अलाइन करने के बाद आपको खुद लेफ्ट राइट अपना मिल जाएगा जिधर भी ये जा रहा हो। यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, यू हैव टू आंसर इट अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, और इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आने वाला है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए एक छोटी सी चीज है यहाँ पर,
Henri Marie Ampere was a French physicist and mathematician who was one of the founders of the science of classical electromagnetism. होता क्या था कि वायर इलेक्ट्रिक कैरिंग करंट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर वायर नेक्स्ट टू इट दैट आल्सो कैरीज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट दो वायर में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है दे विल अट्रैक्ट, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिपेल करेंगे. दिस इज व्हाई we have to use flippers, or you can say slippers on the wire that was used 10 years ago. But this is a part of classical electromagnetism. Here you have to remember the name of the scientist only. आगे बढ़ते हैं बेटा. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर आपको बताया हुआ है. स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर of your left hand such they are mutually perpendicular to each other as shown in the figure. I will show you the figure. इफ द मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, याद रखिएगा मिडिल फिंगर को आपको डायरेक्शन ऑफ करंट में डाल देना है. और उसके बाद आपके पास क्या बचता है, फोर फिंगर विच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी फोर फिंगर से आपने उस डायरेक्शन को हॉर्सशू मैग्नेट के साथ अलाइन करना था. वही सेम कंडीशन इसके साथ भी है. एंड द थंब विल पॉइंट इन द फोर्स ऑफ एनी कंडक्टर. तो इसी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को आपने इस्तेमाल करना है. देखिए ये रहा आपका डायग्राम. तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिडिल फिंगर से जब आप करंट को शो करोगे तो फोर फिंगर को आप घुमा सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में. तो जो डायरेक्शन आपको इसमें दिखाई दे रही है उसी डायरेक्शन को आपको मिलाना है, अलाइन करना है. और दोनों मैग्नेट, एक तो आपका हॉर्सशू मैग्नेट था, दूसरा आपका जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना, तो दोनों फील्ड को एक ही डायरेक्शन में आपको अलाइन कर देना है, मिला लेना है. और मिलाने के बाद थंब खुद बता देगा कि विच डायरेक्शन इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस फोर्स. किस डायरेक्शन में मोशन या फोर्स होगा वो आपके हाथ में होगा. एंड यू कैन इजीली गेट मार्क्स इन दैट क्वेश्चन पर्टिकुलरली. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा. एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको बनाने के लिए भी आ सकता है, सैंपल पेपर में भी डाला हुआ है इन्होंने. तो आपको याद रखिएगा इसमें रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करने का नौबत आ सकता है. लेकिन यहाँ पर बेसिकली मेरा काम क्या था कि आपको ध्यान देना है कलर ऑफ द वायर. अर्थ वायर ग्रीन होता है, न्यूट्रल वायर जो कि नेगेटिव वायर भी कहलाता है वो ब्लैक होता है, लाइव वायर हमेशा रेड होता है. एंड एवरी पॉइंट देयर इज फ्यूज कनेक्टेड विद देम. सबका काम आपको पता है. लाइव वायर कैरीज करंट, न्यूट्रल वायर इज गोइंग टू गेट इट बैक टू द पावर स्टेशन, अर्थ वायर इज to protect the appliances or people from getting electric shock. आपको पता होना चाहिए whatever the current we are going to get. तो यहाँ पर हम आपको याद करा दें कि 5 एम्पियर से 15 एम्पियर करंट हम लोगों को हाउस होल्ड में मिलता है विद 220 वोल्ट. ये आपको दिमाग में रखना है. 220 वोल्ट, 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर. तो हमारे पास फ्यूज जो लगेगा वो 5 एम्पियर से 15 एम्पियर तक लगेगा. इससे ज़्यादा हमारे पास फ्यूज लगने का कोई चांस नहीं है. So you must have to get that tin lid which has been written with 5 एम्पियर. मतलब अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट पास करोगे तो 5 एम्पियर का फ्यूज ग्लो हो जाएगा. और अगर आप 15 एम्पियर यूज कर रहे हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पार्ट ऑफ दिस सेक्शन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें डायग्राम भी पूछा जा सकता है, कैलकुलेशन भी पूछा जा सकता है, डिफरेंट रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में कंबाइन करके पूछेगा. बहुत तरह का क्वेश्चन इसमें बन सकता है बेटा. और यू हैव टू होल्ड इट प्रॉपरली and understand as the question comes. So now once again thank you all for joining this session and best of luck for your examination, and I hope that you will score 100% marks in your science section in which I have posted all the 3 videos. If you have any queries you can easily or directly send in that section, and that will make me answerable to you, and I will give you answer within the reach of time. And once again best of luck for your examination, and thank you all for joining this session. So once again we will meet once more with some questions before your science examination. Once again thank you all and best of luck. Bye bye.